थे। बहुत बड़ी बात उसके है। बाद उन्होंने कहा मैडम टॉप 10 में पहुंच गई है। हाँ। मैंने कहा ज़्यादा ही हो गया है। और जब उन्होंने कहा कि नॉर्थ का फर्स्ट अवार्ड आपको मिलना है, भाई हम क्या करें। हम उन्हें यहाँ से उठाया और यहीं पहुँचाने तक का खर्चा हमको दिया। इसको मैं पहाड़ी में बोलूँ। हाँ बिल्कुल। तो ताऊ जी ने कहा कि ही लगून छे बेड़नाग, मैं अपने चैलेंज घर थर रखा तू बेड़नाग लगू छे तकनी अब पहले बैठन छे कुर्सी में। अगर हमारी सरकार इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे, मेरा मकसद भी यही था कि पहाड़ों से पलायन रोकना और यहाँ के लोग खुद अपना छोटा मोटा रोजगार, क्योंकि बड़े कल कारखाने तो यहाँ लग नहीं सकते हैं। मैंने कहा सर मैंने बनाया तो नहीं है। तो उन्होंने फिर यहाँ डीएम साहब को फ़ोन किया कि इस मैडम का पासपोर्ट आप जल्दी बनवा दीजिए। बहुत अच्छी गल है। कुमाऊँ नमकीन का नाम सुनते ही मन चटकारे लेने का करता है। ये एक ऐसा स्वाद है जिसका जादू एक बार सर चढ़े तो फिर उतरता नहीं है। कुमाऊँ के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से हुई इस नमकीन के सफ़र की शुरुआत आज देश विदेशों तक पहुंच चुकी है। देवकी जोशी जी ने पहाड़ी अनाजों से नमकीन बनाकर लघु उद्योग के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन किया है। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर मुश्किलों के आगे वह झुकी नहीं। इस लघु उद्योग के चलते वह कई लोगों को रोजगार मुहैया करा चुकी हैं। स्वरोजगार का रास्ता जो उन्होंने इतने वर्षों पहले दिखाया, अब उनसे प्रभावित होकर कई लोग इस काम को कर रहे हैं। देवकी जी की मेहनत का परिणाम व उनके पति व घर परिवार के सहयोग के चलते आज पूरे देश भर में कुमाऊँ नमकीन की अच्छी खासी मांग है। आइडल टॉक विद दीप्ति में आज जानेंगे देवकी जी के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए स्वागत करते हैं। कुमाऊँ नमकीन का स्वाद आज पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में प्रचलित है, और इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो सबसे बड़ी कारण आप हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि शुरुआती संघर्ष कैसा रहा, या ये विचार आपके मन में आया कहाँ से? अगर शुरुआती संघर्ष की बात मैडम आप करती हैं तो मैं कहूँगी कि पेट की आग, भूख ने हमें ये रास्ता दिखाया। हमने तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार पालने के लिए ये काम शुरू किया था। हमें नहीं मालूम था कि ये हमें इतनी ख्याति देगा। हमने बहुत छोटे स्तर से ये काम शुरू किया। मेरे सबसे छोटे बेटे को एक स्कॉलरशिप मिली थी और मेरे हस्बैंड को एक बेरोजगारी भत्ता मिला था, जिससे हमने काम की शुरुआत की। जिससे मैं कुछ दालें और कहूँ तो थोड़ा तेल वगैरह, थोड़ी लकड़ी ये ला करके हमने लकड़ी के चूल्हे में ये सारे आइटम बनाए थे। और शुरुआती दौर में हमारा जो किचन प्रेस था, हर परिवार हर घर में होता है, उससे हमने ये काम शुरू किया। धीरे धीरे पहले तो लोगों ने ये जैसे लोकल नमकीन यहाँ सब बनाते हैं ऐसे ही हम भी बनाते हैं। लोगों के द्वारा हमारे उत्पादों को उतना नहीं, भाई नमकीन ही है यहाँ की, हमने उससे ले रखी इससे ले रखी। अगर मैं सबसे पहले दिन की कहानी अपनी बताऊँ, हमने नमकीन बनाई। मेरे बच्चे नमकीन के थैले लेकर के जब झूला घाट इस रोड में, वोड्डा की रोड में बेचने गए, तो पहले वो बीड़ कासनी रुके, वोड्डा रुके, उसके बाद वो झूला घाट गौड़ी हाट पहुँचे। तो वहाँ तक बच्चों का एक पैकेट भी नमकीन नहीं बिका था। बच्चे हताश हो गए। तो उसके बाद गौड़ी हाट में क्या हुआ कि इन बच्चों के साथ पढ़ने वाला ही एक कोई लड़का था, उसके पिताजी की दुकान थी, तो उन्होंने कुछ पैकेट रख दिए जिससे बच्चों के वापस आने का टिकट उनके पास हो गया। शुरुआती दौर ऐसा रहा। तो बच्चे घर आए बड़े मायूस की माँ हम तो थैला वापस लेकर आ गए, अब क्या हो। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं कल बिकेगा, आप हताश क्यों होते हो, अभी हमारे पास गायें भी हैं, सब कुछ है, परेशान मत हो, आज नहीं तो कल ज़रूर लोग हमारे माल को लेंगे। मैं बच्चों को हिम्मत बढ़ाती थी। बच्चे दिन भर अपना स्कूल जाते, पढ़ते लिखते, शाम ये दिन भर बाबूजी बनाते और रात को हम सब मिलकर खाना खाने के बाद पैकिंग करते। बच्चे सुबह स्कूल जाते, स्कूल से आने के बाद बेचते। इसी तरह से कई सालों तक ये चलता रहा सिस्टम। फिर छोटे छोटे जगह जैसे ये इधर वो डीडी हाट हो गया, इधर थल हो गया, मुआनी हो गया, जैसे छोटी छोटी जगह जो हैं वहाँ हमने बेचना शुरू किया। बच्चे ले जाते, दिन भर जिस दिन छुट्टी होती वहाँ जाते, और इनकी सब ने अपनी अपनी लाइन बना ली थी। कोई इधर वोड्डा की रोड में जाता, कोई थल की रोड में जाता, कोई बेरीना की, अलग अलग डायरेक्शन में बच्चे जाने लगे और लगभग अपना माल बेचकर थैले खाली करके आने लग गए थे। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि भाई हमारा माल तो बिक रहा, अगर खोजी दिमाग कहूँ तो मेरे पति का है, उन्हें ऐसी वैसी चीज़ भी पसंद नहीं है और खोज नित नए प्रयोग वही करते हैं।
तो उन्होंने कहा भाई नमकीन तो हम बना ही रहे हैं, क्यों ना हम जो हमारे यहाँ के चीज़ें हैं इससे शुरू करें। तो इससे पहले आप बेसन की नमकीन बनाते बेसन की थे? जो यहाँ लोकल अक्सर बनती है हर सब वो ऐसी बनाते थे। आज से 25-30 वर्ष पहले लगभग 30 साल पहले। हाँ, आपका सिमलगेर पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। हाँ। तो आप ये बताइए कि नमकीन ही बनाने का विचार कहाँ हाँ, से तो आपके नमकीन मन ही में? बनाने का विचार उसी रेस्टोरेंट की देन है, क्योंकि मैंने वहाँ से वही देखा हुआ था। क्योंकि भाई हमने सोचा है और चीज़ बनाए तो हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन नमकीन एक ऐसी चीज़ थी जो एक ही चीज़ थी जिसको हम कम जगह पर कम लागत से उसको कर सकते थे, इसलिए हमने नमकीन का ही काम शुरू किया। फिर ऐसे पहले जैसे आम नमकीनें होती वो बनाते थे, लेकिन मेरे पति का बार बार कहना कि भाई क्यों ना हम इस पर अपने यहाँ की जो हमारी लोकल अनाज है इसका हम प्रयोग करें। अब हमने मडवे से शुरू किया। मैडम मडवे की नमकीन बनाने का विचार तो आया, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं था। जैसे ना कोई चीज़ अगर सैद्धांतिक रूप से होती है तो उसको अमल में लाना आसान होता है, जिसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, तो उसको बनाना बड़ा कठिन था। तो हम नमकीन बनाते, कभी गीला होता, सख्त होता, वो पत्थर जैसा बन जाता। अच्छा, शुरू कर दिया था मडवा। शुरू मडवा का बनाना शुरू किया, लेकिन वो बेचने लायक नहीं बना। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो हम लोगों के बीच नहीं रख सकते। मेरी गाय थी, हम हताश नहीं हुए, वो गायों को खिला दिया। हम थोड़े थोड़े से शुरू करते थे ना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं दोबारा करो, इसमें ये करो ये करो ये करो, ये बताते रहते, हम करते रहते, बताने वाले गुरु ये हैं। अच्छा। हाँ। जी। तो इस तरह से बनाया, तो फिर वो बनने लग गया। काफ़ी अच्छी नमकीन हमने पहले शुरुआती दौर में मडवे की भुजिया बनाई। अच्छा। जिसकी लॉन्चिंग भी जब रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उनके हाथों यहाँ ऊपर ये गेस्ट हाउस, हाँ गेस्ट हाउस में उसकी लॉन्चिंग भी हुई है। तो जिस दिन लॉन्चिंग हुई उस दिन बीडी कृष्णयाल जी ने मुझसे कहा कि मैडम अब आप जापान जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वहाँ से नई तकनीक सीख कर लाओगे और फिर आप दौड़ पड़ोगे। तब की बात है। फिर जब हमने मडवा वगैरह मडवा किया, फिर हमने कहा भटकी भी बनाते हैं, घेर की, जितने भी यहाँ लोकल अनाज थे हमारे, फिर हमने सबकी शुरू कर दी। लोग अब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए। अब मैं ये बताऊं कि 2004 की बात है, ऐसी इनका ही दिमाग ज़्यादा चलता है। अभी भी कह रही हूँ, बाबूजी का दिमाग सभी जगह ज़्यादा चला और इनके ही वजह से ये हुआ भी। तो ये पेपर, इन्होंने ये न्यूज़पेपर में कहीं देखा कि भाई अगर किसी ने इस तरह से काम किया है तो फॉर्म भरना था, उसमें कोई ऐसा वो आया था विज्ञापन, तो हमने भी भर दिया। कई जगह भरते थे, उस दिन भी भर दिया। किसको मत पता था कि हमें इतना बड़ा नेशनल अवार्ड मिलेगा। तो भरा, तो फिर वहाँ से 3 बार टीम जांच के लिए आई, हमें नहीं मालूम वो टीम कब आई, कब उसने हमारा निरीक्षण किया, कब हमको सच पाया, कब हमें पुरस्कार तक हम पहुँचे। तो वो लोग आते होंगे भाई, ग्राहक के तौर पर आए होंगे, देखा कि भाई जितने हमने उस फॉर्म में लिखे थे, कई पूरे हिंदुस्तान से 26,000 लोग थे उसमें भाग लेने वाले। था हमें ये भी जानकारी नहीं थी कि हमारा इंटरव्यू इसमें होगा। ये जिस दिन उसका लास्ट डे था उस दिन उन्होंने कहा कि मैडम आप का सिलेक्शन इसमें होने वाला है, हमने इसका रिजल्ट वो कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, IIM के लोग उसके जजेस थे। तो उन्होंने कहा कि आपको तो अवार्ड मिलना है। अच्छा। रो गए हम सब, बच्चे भी थे, ये भी थे घर में, कि भाई अवार्ड की बात सुनकर हमने सोचा हमारा नाम कहाँ आएगा। ये कौन से सन की बात है? ये 2004 की बात है। 2004 में जब वहाँ के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मैडम पहले जब 100 लोगों में पहुँचे थे, मैडम आप 100 में पहुँच चुके हैं, पूरा जब ये चल रहा है। मैंने कहा भाई इतने 26,000 लोग में 100 में भी पहुँच गई, बहुत बड़ी बात। उसके बाद उन्होंने कहा मैडम टॉप 10 में पहुँच गई है। मैंने कहा ज़्यादा ही हो गया। और जब उन्होंने कहा कि नॉर्थ का फर्स्ट अवार्ड आपको मिलना है, भाई हम क्या करें, हम मतलब जब फर्स्ट अवार्ड की बात कही ना, सचमुच ही आंसू आके आज भी आते हैं। बिल्कुल तो सही बात है। उन्होंने कहा कि आपको जब शुरुआत करी थी तब सोचा था कि इतना बड़ा ना मुकाम नहीं सोचा, पेट अभी भी कह रहे पेट भरने के लिए काम शुरू किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई नॉर्थ का फर्स्ट अवार्ड आपको मिलता है मैडम, आपको इतनी तारीख को दिल्ली के ताजमहल होटल में आना है और आपको यहाँ से हम उठा ले जाएंगे। आप कैसे आओगे, आपको कार बुकिंग का खर्चा हम देंगे और ट्रेन का AC का फर्स्ट क्लास का टिकट हम देंगे। उनने टिकट वहाँ से करके भेज दी और यहाँ से का कार बुक करके आओ, उसका जितना पैसा लगेगा वो यहाँ आकर देंगे। उनने यहाँ से उठाया और यहीं पहुँचाने तक का खर्चा हमको दिया। जब यहाँ से हम गए
तो भाई बसों में धक्के खाने वाले लोग, हम तो बस में सफ़र करने वाले हुए। तो उन्होंने कहा कि मैडम अब आपको इतनी तारीख को यहाँ आना है पुरस्कार के लिए। तो मैंने कहा मैं तो घर से बाहर नहीं निकली हूँ, गांव देहात की महिला अकेले यहाँ से कहाँ कैसे पहुँचूंगी। बेशक जा सकती थी, लेकिन कहा, मैंने कहा और भेजते भी कहाँ पे, सही बात भी है, बहुत पहले की बात है। तो आप कैसे आएंगी? मैंने कहा मेरे हस्बैंड आएंगे मेरे साथ। तो उन्होंने कहा मैडम इसमें तो एक ही का है। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आ सकती फिर अवार्ड लेने। तो ये कहा, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, फिर हम आपस में वार्ता कर लेते हैं, इधर अपनी मीटिंग बिठाते हैं, उसमें जो निर्णय होगा बता देंगे। फिर शाम को उनका फोन आ गया, मैडम ठीक है आप अपने हस्बैंड को लेकर आ जाइए। तो जब हम 2 जने हो गए, तो और वहाँ कानपुर के भी थे, उन्होंने कहा कि मैडम हम भी अकेले आ रहे थे, हमारी मैडम को तो आपने दिखा दिया, हम वो कहाँ नहीं तो इस अवार्ड को इतना बड़ा फंक्शन देख पाते। सब 2-2 लोग आए फिर एक अवार्ड के लिए। नॉर्थ का फर्स्ट मुझे मिला था, सेकंड अलवर राजस्थान की एक महिला थी, थर्ड यूपी कानपुर के कोई एक भाई साहब थे, उनको मिला था। जी जी। तो इस तरह से हमने ये पहला अवार्ड जीता नेशनल। जब पहला नेशनल माइक्रो एंटरप्रेन्योर हमें अवार्ड मिला, मतलब कुमाऊनी नमकीन उद्योग को तब शुरू हुए 10 वर्ष का समय हो गया होगा। हाँ लगभग हो गया था। हाँ, थोड़ा हमें बताइए कि शुरुआती चैलेंजेस आपके सामने क्या क्या रहे, क्या चुनौतियां बहुत रही? रहे, बिल्कुल नकारा गया कह तो रही हूँ। नमकीन को लोग मडुआ जब ये बनाने लगे तो किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा नहीं। जब ये अवार्ड मिला है उसके बाद इस नमकीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उसके बाद तो लोग हाथों हाथ यहाँ के लोग भी लेने लगे। उसके बाद अरे भाई अवार्ड मिला है तो जरूर अच्छी होगी, और सचमुच अच्छी भी है। टेस्ट उसका इतना बढ़िया है। तो हम तो खुद अपने मसाले बनाते हैं ना, दिल्ली से साबुत मसाले लाती हूँ, पिसाने खुद जाती हूँ। मड़वा जो गहत है, भट्ट है, इसके अलावा और क्या क्या जो मडुआ चीजें है, हैं? भट है, गहत है, झंगूरा है, मक्का है, जितने भी मोटे अनाज पहाड़ के हैं उन सब के हमने नमकीनों के रूप में लोगों के बीच रख दिया है। आप ये बताइए कि आपने ये जो कुमाऊं नमकीन है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है? इसमें हमने 6 लोग रखे थे, हम्म, 6 लोग रखे जो हमारे साथ पैकिंग जो बनाते थे। शुरुआती शुरुआती में तो हमने उनके कह दिया ना, मेरे हस्बैंड ने बनाई, बच्चों ने मैंने मिलकर पैक किया, और फिर बच्चे बेचने गए। फिर दिन भर मेरे पास गाय बच्चियां और चीज तो थी, घर का घर गृहस्थी का काम भी था। जैसे कि हम देख रहे हैं रोजगार के अभाव में लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। स्वरोजगार की जो प्रयास है वो कितने ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं इन लोगों के लिए? तो मैं तो मानती हूँ कि स्वरोजगार हमारे पहाड़ों के लिए एक बेशकीमती उपहार है। अगर हम इसको सच्चे रूप में लें, अगर हमारी सरकार इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे। मेरा मकसद भी यही था कि पहाड़ों से पलायन रोकना, और यहाँ के लोग खुद अपना छोटा मोटा रोजगार, क्योंकि बड़े कल कारखाने तो यहाँ लग नहीं सकते हैं, संसाधनों की कमी है। लेकिन सरकार अगर सहयोग करे तो यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। छोटे उद्योग लगाकर हम अपनी आजीविका बेहतर ढंग से चला सकते हैं, मेरा ये मानना है। और क्योंकि जिस तरह से मैंने अपना स्वरोजगार शुरू किया, इसमें 6-7 लोगों को तो रोजगार था ही। उसके बाद 5 लड़कों ने अपने खुद के काम शुरू कर दिए हैं, मुझे बेहद खुशी है। इसमें 3 लड़के नेपाल के हैं, एक लड़का यहीं पिथौरागढ़ में है, और एक लड़का गढ़वाल में है, जिन्होंने अपनी दुकानें इस तरह से खोल दी हैं, जो ये काम पूरा अपनी तसल्ली से कर रहे हैं और अपने परिवार को पाल रहे हैं। टोटल मैम अभी तक कितने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? मैडम अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे 2004 में पहला नेशनल माइक्रो एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। उसके बाद 2008 में नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिला। उसके बाद तीलू हथेली पुरस्कार यहाँ का मिला। और यहाँ के स्कूलों में कई जगह कई संस्थाओं ने, कई NGOs ने मुझे सम्मानित किया हुआ है। उसके बाद मुझे मिला पंतनगर का विशेष पुरस्कार, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने भी मुझे विशेष पुरस्कार दिया था। कई पुरस्कार मिल चुके हैं। सन 2004 में अमेरिका में वुमेन्स इंटरनेशनल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड के लिए आपको नॉर्थ जोन से आपको भेजा जाना था। इसकी कहानी थोड़ा हमें बताइए। इसकी कहानी मैडम तभी उन्होंने कह दिया कि आप ये पासपोर्ट बना लेना, बाकी प्रक्रिया जो भी होती है हम करेंगे, हम आपको भेजेंगे। तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया बाबू। मैंने कहा कि इतने लोग हैं, हम 4 विनर फर्स्ट हैं पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, वो क्या पता किसका नंबर आता है। इसलिए ध्यान न दे करके गाय बच्चा खेती बाड़ी इतने काम थे, उसको ध्यान ही नहीं गया। पर जब 1 हफ्ते का टाइम था तो उस दिन उनका फोन आ गया, वहाँ से चिट्ठी आई कि मैडम इतनी तारीख को आपको दिल्ली पहुँचना है और इतनी तारीख को वहाँ UNO में जाना है। जी।
तो आपने पासपोर्ट, शायद आपने पासपोर्ट बना लिया होगा, ये उनके शब्द थे। जी। मैंने कहा सर मैंने बनाया तो नहीं है। तो उन्होंने फिर यहाँ डीएम साहब को फ़ोन किया कि इस मैडम का पासपोर्ट आप जल्दी बनवा दीजिए। तो डीएम साहब ने पूरी ताकत से अपना दिन भर सारे कार्रवाई जितनी होती पूरी की। दूसरे दिन हमें सवेरे वहाँ बरेली के लिए रवाना कर दिया, हम चले गए। लेकिन वहाँ 3 दिन की छुट्टी पड़ने से हमारा पासपोर्ट नहीं बन पाया, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए, रह गया वो रह गया। जी जी। 1970s के दौर पे जब मतलब बाहर में छोड़िए, हमारे समाज में ही कहीं पर भी महिलाओं की एजुकेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो एक रिमोट एरिया में रहने के बाद आपकी शादी के टाइम आपने शायद इंटरमीडिएट पास किया था, उसके बाद भी आपने अपनी एजुकेशन आगे को कंटिन्यू रखी। तो इस तरह से अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं, मैंने इंटर की परीक्षा दी थी जी। इंटर पढ़ने के लिए ही हमें घर से 12-13 किलोमीटर दूरी पर स्कूल था। जब वहाँ भेजने लगे तो मेरे पिताजी ने कहा बाबू मैं तुमको स्कूल जरूर पढ़ाऊंगा, तुम जब तक पढ़ना चाहोगी। तो अब हमारे गांव के ताऊ जी थे, इसको मैं पहाड़ी में बोलती। हाँ बिल्कुल। तो ताऊ जी ने कहा कि ही लगुन जो छे बेड़नाग मैं लपुन चलन घर थर रखो तू बेड़नाग लगुन छे बैठनी, अब पहले बैठन छे कुर्सी में। तो ऐसा कहा, लेकिन मेरे पिताजी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। बड़े भाई साहब हैं, गाँव के बुजुर्ग हैं करके, उन्होंने मुझे 12 किलोमीटर दूर बेरीनाग पढ़ने भेज दिया। बेरीनाग में पढ़ के परीक्षा दी थी कि रिजल्ट नहीं आया था, मेरे ससुराल में आके रिजल्ट आया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे जेठ जी ने कहा तुम आगे पढ़ाई जारी रखो, ये मेरे पतिदेव तो कहते ही थे। तो पूरे परिवार में आगे पढ़ने के लिए विशेष छूट थी, मतलब कहने का। जबकि उन दिनों महिलाओं का पढ़ना कोई वो नहीं माने, गलत समझा जाता था। ज्यादा ही पढ़ना लिखना है, जब पढ़ी नहीं सीख के काम करे तो जब ने पढ़ा तो के काम ही नहीं कर, फिर बैठो या तो ही कुर्सी चाहे या ये चाहे, ऐसा कहते थे गाँव। उन दिनों की ज्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं मानते थे। तो फिर उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई बीए करो। अब यहाँ से कैसे करती, ये भी पढ़े मैं भी पढ़ूँ, कॉलेज जाए तो गलत हो गया। इन्होंने नैनीताल से फॉर्म भरा, मैंने अल्मोड़ा से भरा। अच्छा। अल्मोड़ा गए पढ़ने के लिए। आगरा यूनिवर्सिटी थी तब की बात मैं कर रही हूँ, ये कुमाऊं भी नहीं बना था। अच्छा। इस तरह से पढ़ाई हुई। अच्छा, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। हाँ। सब्जेक्ट क्या था आपका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, लेकिन ये भी बड़ा अचंभित करने वाला है ना कि पॉलिटिकल साइंस से उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने 4 गायें पाली, आप घास काटने जाया करती थी। हाँ जाया करती थी, मैंने ये काम किया। लेकिन इतना पढ़ने के बाद मैं किसी के घर के बर्तन नहीं मांज सकती थी। हाँ। किसी के घर में झाड़ू पोछा करने नहीं जा सकती अपने थी। घर का काम अपने घर का काम करना मुझे अच्छा लगा। हाँ। क्योंकि हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर से छोटे स्तर से करें। हाँ। तो वो बेहतर रहेगा। दूसरे का काम तो हमारे लिए सीख है। आज के समय पर हम देखें कि गांव घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो गांव का काम नहीं करती हैं, वो खेती बाड़ी नहीं करती। क्योंकि मैं यहाँ से सिलौनी मेरा गांव था, जब मैं यहाँ मैंने 4 होल्स्टीन गायें पाली हैं, उनका दूध बेच करके भी मैंने घर चलाया है। ऐसी बात नहीं, वहाँ जाती थी घास काटने। तो गाँव की नहीं, हाई स्कूल पास भी नहीं थी वो कहती थी चाची कैसे काटते हो घास, मुझे तो नहीं आता काटना। मैं कहती थी अपनी सास से पूछो ना, वो ज्यादा वो है। आप तो आपने तो पढ़ाई नहीं करी होगी ना। मैं कहती थी नहीं बाबू मैंने कहाँ पढ़ाई करी, पर मुझे घास काटनी आती, मेरी माँ ने मुझे सिखा रखा है, मैं घास काटती हूँ। कहती चाची मुझे नहीं आती, वो हाई स्कूल फेस वो 8-9 पढ़ी हुई, उसको घास काटना नहीं आता गाँव में। लेकिन मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जा करके घास काटती, गैजों की भारी लाती, इतनी लंबी में मुझसे लंबी भारी। देखिए, शिक्षा का अर्थ तो वही है ना जो आपको जीवन की विपरीत परिस्थितियों पर भी आपको सबल बनाए रखे, आपको सक्षम बनाए रखे। हमें अपने उसमें सफल होना ही तो जीवन की सार्थकता है। जी जी जी। अभी तो पहुंचे यहाँ पर। सार्थक जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि मेहनत करना। मेहनत करने में मेरे बच्चे अभी भी हैं, बाजार से बैग खुद अपने कंधे में लाते हैं, लेबर नहीं लगाते। और मैं खुद अगर कहीं टूर पे जाती हूँ तो अपना बैग अपने पीठ पर लगाकर अभी भी लाती हूँ। इससे तो मैं कह सकती हूँ कि जो फॉरेनर्स होते हैं हमें कुछ चीजें उनसे सीखनी चाहिए। हाँ, ये फॉरेनर कहने में याद आया कि एक बार मैं जब 7th में पढ़ती थी, तब हमारे गुरुजी ने जब शनिश्चर होता था उस दिन कविता पाठ इस तरह से अंताक्षरी वगैरह ये सब होती थी, तब उन्होंने बताया था एक ट्रेन में एक भारतीय विद्यार्थी था, एक ब्रिटिश विद्यार्थी था, दोनों जा रहे थे। तो रास्ते में गन्ने वाला आया, तो उन्होंने 1 रुपए का गन्ना लिया। भारतीय छात्र ने गन्ना चूसा फेंक दिया, लेकिन ब्रिटिश का जो छात्र था उसने गन्ना चूसा और उसके छिक्कर पास में जमा कर दिए।
और थोड़ा जब अगला स्टेशन आया तो थोड़ी देर में उसने उससे टोकरी बुन करके 2 रुपए में वो टोकरी बेच दी। जी। तो इस बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो ऐसा कहते थे कि देखो हम भारतीय के पास दिमाग की कमी है, लेकिन विदेशी लोग कितने विद्वान हैं। 1 रुपए में गन्ना लिया, खा भी लिया और चिकल टोकरी 2 रुपए में बेच दी तो पैसे भी कमा लिए। तो हमारे पास भी ऐसा दिमाग होना चाहिए कि ताकि हम भी उनसे सीख लें। विदेशी कहने में आपकी इसलिए ये याद आया। 7th में जब पढ़ती थी तब की ये कहानी है। तभी तो आज़ादी के अभी हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। और इसके पीछे रीजन ये भी लगता है कि हम लोग मेहनत करने से, मेहनत कश है ही नहीं। हम मेहनत से हम भाग रहे हैं। पलायन क्यों हो रहा है? हम सोचते हैं कि चीजें शॉर्ट हमें आसानी से मिल जाए। हाँ, हमें हर चीज के लिए पढ़ लिया, हमारे पास डिग्री है तो नौकरी हमारे घरों में आ जाए। छोटा मोटा काम हम करना नहीं चाहते। कैसे? इसीलिए तो भारत पिछड़ा हुआ है। मैं कह रही हमारे पहाड़ में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ है, अगर इंसान अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को पहचाने तो बहुत कुछ कर सकता है। सही मायनों में कहूँ तो देवकी जी, आप हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं। अपनी काबिलियत से, अपने दम पर जब आपके घर पर विषम परिस्थितियाँ आई तो कैसे अपने हौसले से आप डटी रही, आप उस एक पथ पर, एक जो रास्ता आपने चुना आप उस पर चलती रही और आज बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो है वो आपने कर दिखाया है। ऐसे में आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारी महिलाओं को, खासतौर से हमारे युवाओं को, कि भाई अपने जीवन में हताश होने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास संसाधन जरूर कम है, लेकिन हमारे अगर सरकार से थोड़ा हमें सहयोग मिल जाए तो हम कई गुना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हर क्षेत्र में क्षेत्रों की कमी नहीं है। हम नए नए कल कारखाना, उद्योग धंधे लगा करके नई चीज़ों का आगे उनको नई दिशा दे करके हम उनको लोगों के बीच ला सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं लोगों को, और हमारी बेरोजगारी बहुत हद तक हल हो सकती है। जी जी। आइडल टॉक में दीप्ति के आज के इस एपिसोड में अपना समय देने के लिए और यहाँ आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ श्री ओम प्रकाश जोशी जी जुड़ चुके हैं। कुमाऊं नमकीन उद्योग की जो पायनियर हैं श्रीमती दीप्ति जोशी जी, उनकी एक बैकबोन की तरह से आपने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है। आज बहुत बड़ा मुकाम कुमाऊं नमकीन उद्योग ने हासिल करा है। आप इस सफलता को, इस सक्सेस को कैसे देखते हैं? ये सब आपस में मिलजुल करके हम लोगों ने किया है। ऐसे रिमोट एरिया पिथौरागढ़, जबकि पहले हम दिल्ली वगैरह जाते थे, पिथौरागढ़ को कहते थे तो वो लोग कहते थे हैं क्या कह रहे हो, पिथौरागढ़ नाम नहीं जानते। सन 2004 से पहले की बात जी। अब तो पिथौरागढ़ को सभी जानने लग गए हर जगह। तो ये काफ़ी नाम भी हमने किया ही है। अभी जैसे मैम से हमने क्वेश्चंस पूछे तो उस पर मैम ने बोला कि जिस तरीके से एक सफल आदमी के पीछे, एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो ऐसे ही वो अपनी सफलता के पीछे आपका हाथ मानती हैं। हाँ, दोनों का हुआ, बच्चों का भी है। हमारे जो बच्चे हैं जी, 4 बच्चे थे, दिन भर स्कूल जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, यही पिथौरागढ़ में पढ़ते थे। शाम को बाद स्कूल से आने के बाद कंधों में ले जा करके जगह जगह करते थे, नौकरी करते थे। लेकिन शुरुआत में अच्छा रहा। संघर्ष के दिनों को आप कैसे याद करते हैं आज? बहुत अच्छी तरह। संघर्ष के दिन तो ऐसे हैं कि काँप उठते हैं शहर में। एक टाइम भी खाना खा के हमने समय बिताया, समझ भी आया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी शो का हिस्सा बने हमारे साथ। थैंक यू सर। मौका दिया। जी जी।